और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। 5 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर आज लगी, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक मंजूर कर दिया गया। उत्तराखंड भाषा संस्थान संशोधन विधेयक भी मंजूर हो चुका है। साथ ही एक विधेयक प्रख्यापित करने को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी पारित हो चुका है। बजट सत्र से पहले एक और कैबिनेट बैठक संभव मानी जा रही है। तो बड़ी खबर, जहां कैबिनेट की बैठक की बेहद महत्वपूर्ण रही। 5 प्रस्ताव ऐसे थे जिनको पटल पर रखा गया, गहनता के साथ विचार विमर्श का सिलसिला चला और उनको आखिरकार सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, जो उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में बैठक हो रही थी, कैबिनेट बैठक, उसमें मंजूरी मिल गई है। अब ये 5 प्रस्ताव में आपको बता दें कि कई ऐसे विधेयक थे जिसको लंबे समय से इंतजार प्रदेशवासी कर रहे थे। जहां उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है, उसको मंजूरी मिल गई है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बड़ी बैठक हुई है, उसमें तमाम और भी मुद्दे जिस पर चर्चा होती हुई नजर आई, जिसमें ये 5 प्रस्ताव रहे जो मंत्रिमंडल पर मुहर लगी है। अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड भाषा संस्थान संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल चुकी है इस कैबिनेट बैठक में। अगली खबर जो है, गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 9 से 13 मार्च तक होने वाले विधानसभा बजट सत्र को लेकर तैयारी अब तेज हो गई है। इस बार बजट से आम जनमानस को खास उम्मीदें हैं। बजट को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि इस बार का बजट प्रधानमंत्री की परिकल्पना के मुताबिक युवा, गरीब, महिला और किसान, इन चारों को की मजबूती से समर्पित होगा। ये तो बजट आने पर ही आपको पता चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर के जो बजट है वो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, युवा, गरीब, महिला और किसान, इन चारों की मजबूती को समर्पित होगा कि किस तरह इन चारों सेक्टर्स को मजबूत करके आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेस कोर्स में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा की ओर से आयोजित माता की चौकी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस खास अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज में आस्था, एकता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। अगली खबर, जहां प्रगतिशील भोजन माता संगठन ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर मल्लीताल के बीएमसा पार्क में प्रदर्शन किया। संगठन ने समान कार्य का समान वेतन देने की मांग की है। संगठन की महामंत्री ने कहा कि भोजन माताओं को मात्र 3,000 रुपए देकर स्कूलों ने बंधुआ मजदूर बना दिया है। हमारी एक खुरपाताल की भोजन माता है, जिनके स्कूल में जो वहाँ की अध्यापिका है, वो लगातार जो है हमारी भोजन माता को परेशान कर रही है। तारा देवी उनका नाम है, और लगातार बहाने बनाए जा रहे हैं कि भाई चावल में पत्थर है, चावल में बाल आ गया, चावल में ये आ गया, जबकि खुद कई बार वो अपने चावलों में पत्थर डाल दे रही है और बच्चों को भड़का रही है। और बच्चे को इस तरीके से उन्होंने अपने बस में कर रखा है, मतलब वो झूठ मूठ बोल के जो है भोजन माता के खिलाफ खड़ा कर रखा है। वहाँ बच्चे कम है और उनका ये कहना है कि मैं इस स्कूल को बंद करवा के ही यहाँ से जाऊंगी, ट्रांसफर होकर नहीं जाऊंगी। वो वहाँ के जो प्रधान है उन पर दबाव बना रही है। तमाम तरीके से जो है उनसे बातचीत कर ली गई है, पर फिर भी जो है गरीब जो दलित भोजन माता है उसका वो उत्पीड़न कर रही है और तमाम तरह की। और अब बात करते हैं उत्तरकाशी से एक बड़ी खबर की, जहां ऋषभ नौटियाल ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो बड़ी खबर, पुरोला पुजेली के निवासी ऋषभ नौटियाल, आशुतोष नौटियाल ने भी क्लियर किया है। तो बड़ी खबर, जहां प्रदेशवासियों का नाम, प्रदेश का नाम रोशन किया है। यूपीएससी बड़कोट गुलाड़ी गांव के निवासी है आशुतोष नौटियाल, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। दोनों युवाओं की सफलता से क्षेत्र में अब खुशी का माहौल है। एक दूसरे को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी जा रही है। तो आशुतोष नौटियाल ने भी क्लियर किया है यूपीएससी, जहां बड़कोट गुलाड़ी गांव के निवासी आशुतोष नौटियाल, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया है। दोनों युवाओं की सफलता से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बात करते हैं टिहरी की, जहां लहरों पर अब रोमांच का नया अध्याय शुरू हो चुका है। आपको बता दें, कोची कॉलोनी में आयोजित लेक फेस्टिवल के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि टिहरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब एडवेंचर स्पोर्ट्स हब बनाने की तैयारी होगी। सीएम धामी ने कहा कि इन आयोजनों से न केवल जनपद की वैश्विक पहचान बनेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए द्वार भी खुलने जा रहे हैं। इस भव्य कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने टिहरी को पर्यटन के क्षेत्र में दुनिया का प्रमुख डेस्टिनेशन बनाने का संकल्प एक बार फिर से दोहराया। यहाँ केवल 45
साहसिक खेलों में, वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों में बहुत सारे आयोजन यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं और पूरे देश और दुनिया के मानचित्र में ये स्थान हमारा वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों के लिए और साहसिक खेलों के लिए लोगों का एक प्रमुख केंद्र के रूप में इसको पहचान रूप से इससे हमारा टेरी को आगे बढ़ाने सब मिलकर, क्योंकि जिस तरह से हमारा टेरी, हमारा शहर डूबे हैं और इसको आगे करने के लिए हम सब मिलकर काम करना पड़ेगा, आगे करना है पूरा दुनिया में। आज खेल महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई सौगात जो है टिहरी जनपद वासियों को दी है। उन्होंने कहा एक टिहरी जनपद जो कोटी कॉलोनी में है, यहाँ पे जो है खेलों का आयोजन किया जाएगा। साहसिक खेलों के मामले में सबसे पहले टिहरी आगे रहेगा और जो एक नए युवा है उनको संवारने का मौका, उनका स्थानीय स्तर पर भी लोगों को स्वरोजगार प्राप्त होगा। मैं जगतोपाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। देवभूमि उत्तराखंड की विकास यात्रा और नए भारत की न्याय प्रणाली का संगम अब हरिद्वार में देखने को मिलेगा। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च यानी कि आज बैरागी कैंप पहुंचकर भव्य विकास और न्याय संहिता प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में होने वाले इस कार्यक्रम में बीते 4 सालों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश होना है। साथ ही अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को बदलकर लागू की गई भारतीय न्याय संहिता पर आधारित विशेष जागरूकता प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान एक विशाल जनसभा को संबोधित कर प्रदेश को विकास की नई सौगातें भी देने जा रहे हैं। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी का जो प्रस्तावित दौरा हरिद्वार का आगामी 7 तारीख को है, उसमें एक तो जो तीनों नए कानून लागू किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता से, उसकी एक प्रदर्शनी है। साथ ही साथ उसको जो छात्र हैं, आने वाली जो हमारी युवा वर्ग हैं और जो खास करके विधि व्यवसाय या जो ला कर रहे हैं, उनको उस नए कानूनों के बारे में प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूक करना, ताकि नए कानून क्या हैं, कैसे उसमें सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं, उसकी पूरी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग जाकर के आम जन सहभागिता के साथ उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए डीएम 7 बंसल और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोभाल ने डोईवाला से लेकर हरिद्वार सीमा तक के सुरक्षा घेरे और व्यवस्थाओं का गहन स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री के अल्प विश्राम और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के लिए रायवाला स्थित होटल गॉडविन को केंद्र बनाया गया है। साथ ही इस दौरान होटल प्रबंधन को तत्काल फायर सेफ्टी ऑडिट कराने और बिजली विभाग को बैकअप जेनसेट तैयार रखने के निर्देश भी दिए गए। वहीं डेमोग्राफी चेंज और तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी पर कांग्रेस ने अब जवाबी हमला बोल दिया है। जहां उत्तराखंड कांग्रेस ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीएम धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ मुस्लिम नेताओं की तस्वीर साझा करते हुए तंज कसा है। दरअसल इस पर कांग्रेस का यह कहना है कि डेमोग्राफी चेंज पर लंबे भाषण के बाद अब बीजेपी में भी डेमोग्राफी चेंज का रंग दिखाई देने लगा है, जिस पर भड़की बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। मुस्लिमों संग धामी की तस्वीर करके साझा, कांग्रेस ने सीएम बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी में भी डेमोग्राफी चेंज का रंग, कांग्रेस बोली। कांग्रेस की सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़की बीजेपी। उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज और तुष्टीकरण के मुद्दे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रहे हैं। अब कांग्रेस ने भी सीएम धामी और बीजेपी पर जवाबी हमला बोला है। उत्तराखंड कांग्रेस ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम समुदाय के लोगों की होली मिलन की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि डेमोग्राफी चेंज पर लंबे भाषण के बाद अब बीजेपी में भी डेमोग्राफी चेंज का रंग दिखाई देने लगा है। कांग्रेस का कहना है कि गजब ही तुष्टीकरण है भाजपा का, तुम करो तो गंगा, हम करें तो नाला। वहीं कांग्रेस की पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस अब इस कदर हताश हो चुकी है कि होली मिलन की तस्वीरों को लेकर सीएम और बीजेपी पर निशाना साध रही है। लेकिन कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि वो खुद तुष्टीकरण की सियासत करती है। भाजपा का जो चरित्र है वो अपना अलग चरित्र है। वो
मीठा मीठा तो गप गप करती है और कड़वा कड़वा थू थू करती है। मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के उन तमाम नेताओं से, जब आप डेमोक्रेसी चेंज की बात करते हैं तो आप सीधी लाइन खींच के रखिए, ये दोहरा चरित्र मत अपनाइए। आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अगर आपको जो करना है वो स्पष्ट तौर से करिए, और हिंदुस्तान की जनता भी ये देखना चाहती है आपके अंदर कितना ऐसा चरित्र आपका है कि कितना आप गिर सकते हो, आप दिखाइए उसको। लेकिन ये दोहरा चरित्र कतई बर्दाश्त नहीं है कि आप इधर तो डेमोक्रेसी चेंज की बात करेंगे और उधर आप दूसरी तरफ ये दिखाने की कोशिश करेंगे नहीं हम आपके साथ हैं। जहां रहना है स्पष्ट तौर से रहिए, और नहीं रहना है तो आप लाइन खींच के बात करिए। अगर कोई मुस्लिम या कोई अन्य धर्म का व्यक्ति होली मनाने मुख्यमंत्री के पास आता है तो इसमें तुष्टीकरण कहाँ से हुआ? तुष्टीकरण क्या होता है ये तो कांग्रेस बहुत बेहतर तरीके से जानती है, इसलिए कांग्रेस को बहुत अधिक बौखलाने की आवश्यकता नहीं है, अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। किस तरह से तुष्टीकरण के लिए वो किस स्तर तक जाते हैं ये उनको खुद पता है। होली तो हिंदुओं का ऐसा त्यौहार है जिसमें हम सबको गले लगाते हैं, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर वो होली खेलने की नीयत से हमारे पास आता है तो हम उसको बाहें फैला करके उसकी स्वागत करते हैं। इसमें तुष्टीकरण कहाँ से आ गया? सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जनसभाओं में डेमोग्राफी चेंज को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हैं। बीजेपी भी कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाती रहती है, जिसके जवाब में कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बीजेपी नेताओं की होली मिलन की तस्वीरें साझा करते हुए इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बताया है। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हताशा करार देकर पलटवार किया है। देखना होगा कि डेमोग्राफी चेंज और तुष्टीकरण के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग के साथ ही सोशल मीडिया पर आगे क्या वार पलटवार होता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। साथ ही 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लोहाघाट के चमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में महिलाओं की कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। महिलाओं की 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़ का आयोजन हो रहा है। साथ ही महिलाओं की रस्साकसी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। अब प्रतियोगिता के लिए अभी तक 300 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा दिया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं माय भारत के द्वारा देश भर में महिलाओं के हेतु प्रतियोगिता का आयोजित किया जा रहा है 8 मार्च 2026 को। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को कैसे स्पोर्ट्स के प्रति वो अवेयर हों, ज़्यादा प्रतिभा करें और अपनी खेल के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और फिटनेस के प्रति भी जागरूक हों। इसी के तहत चंपावत जनपद में भी 8 मार्च 2026 को कार्यक्रम लोहाघाट स्टेडियम चमनिया में आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता जो है 3 वर्गों में आयोजित की जा रही है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। 8 मार्च को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खेल आयोजित किया गया है, जो कि सरकार ने एक अच्छी पहल की है, जिसमें मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक बालिकाएं, अधिक से अधिक महिलाएं भागीदारी ले, जिससे कि उन्हें खेलों के प्रति उनको जागरूकता प्राप्त हो, वो जाने कि खेल से उन्हें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। वो मैं चाहती हूँ कि उनको यहाँ 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं, और इसमें गेम्स हैं 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर हो रहे हैं। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं और छात्राएं आए और जो स्पोर्ट्स में जिनकी भागीदारी है वो आए, और मैं चाहता हूँ कि महिलाएं स्पोर्ट्स से जागरूक हों और वो देखें कि स्पोर्ट्स से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां पर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की गई है। बैठक में जिले भर की विकास योजनाओं की समीक्षा हुई है। बैठक की अध्यक्षता नैनीताल के सांसद अजय भट्ट ने की है। सांसद अजय भट्ट ने जिले भर से आए विभागीय अधिकारियों से कहा कि दिशा की सभी बैठकों की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, इसलिए किसी भी जन समस्या और जनहित से जुड़े विषय को अधिकारी पूरी गंभीरता से लें। विकास के लिए केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कोई कमी नहीं करी गई है। अब जैसे मेडिकल कॉलेज के लिए ही 600-700 करोड़ रुपए आ गया, 600-700 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए का पूरे इस क्षेत्र के लिए सैटेलाइट सेंटर बन रहा है, जिसको हम एम्स का पूरा हॉस्पिटल बनाने की तैयारी में है। इसी तरह से 1100 करोड़ रुपए का बाईपास आ गया, लाल कुआं बाईपास का आजकल डीपीआर बन रहा है। हम ऐसी रोड बनाना चाह रहे हैं, ग्रीन फील्ड रोड, कि यहाँ से आप हरिद्वार 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंचे और दिल्ली भी 2-2.5 घंटे में पहुंचे।
एक बहुत प्रमुख समस्या जल जीवन मिशन, जिसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना हर घर में जल, और उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। प्रमुख समस्या उसमें लीकेज की है कि अधिकांश गांव में लीकेज की बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों पे पानी भर जा रहा है, पानी की सप्लाई डिस्टर्ब हो रही है। साथ ही साथ जो उसकी पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों को तोड़ा गया, उसका पुनर्निर्माण न होना, इसके कारण से गांव के लोगों को चलने में समस्या आ रही है। जबकि उन सड़कों का पुनर्निर्माण करके देना इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत उनके कार्य उसमें आता है। साथ ही पौड़ी के सुमाड़ी क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निर्माण कार्य से महिला कर्मचारियों को अचानक हटाए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। दरअसल बिना किसी पूर्व सूचना के महिलाओं को काम से निकाले जाने पर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित ग्रामीण और महिलाएं कंपनी के कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची और कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और विरोध दर्ज कराया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। कि देखिए, सबसे पहला ये जो प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय धरोहर की प्रोजेक्ट है, हायर एजुकेशन पर काम हो रहा है और हम भी ये चाहते हैं, क्योंकि हम लोग छात्र जीवन में जब से थे तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे एनआईटी का निर्माण कार्य हो, जल्द से जल्द हो। देखिए, सब कॉन्ट्रैक्टर बनाया हिमालयन कंस्ट्रक्शन को। अब सबसे पहली बात ही हमारी है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि एक तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 31 एनआईटी में से एक एनआईटी बनने जा रही है और बनाने वाली जो कार्यदायी संस्था बन जाती है हिमालयन कंस्ट्रक्शन, जिसने कभी बिल्डिंग बनाई नहीं, जिसका स्पेशलाइजेशन अगर किसी में है तो उसका रोड बनाने में स्पेशलाइजेशन है हिमालय कंस्ट्रक्शन का, उसका ब्रिज बनाने में है, पुल बनाने में है, लेकिन उसने कभी बिल्डिंगें तो बनाई नहीं। तो हमारी सबसे बड़ी एक तरीके से इनसे भी सवाल ये है कि भाई आने वाले समय में जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आएगा, जो प्रोफेसर यहाँ पढ़ाने के लिए आएंगे, जो कर्मचारी यहाँ नौकरी पर आएंगे, वो कैसे इन बिल्डिंगों में रहने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी मांग तो जो महिलाओं के साथ जो महिला कर्मी थी कार्यदायी संस्था एनआईटी में, वो उनके साथ अभद्रता की गई और उनको बिना नोटिस दिए हुए 3 महीने का जो पीरियड होता है मिनिमम, कि आप कल से काम मत, 1 तारीख से काम पे मत। एक तो ये बहुत शर्मनाक है, महिलाओं का अपमान है। जंगल जमीन हमारी है। अब बात अगली खबर की करते हैं, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए पहले दिन 1,23,788 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। यमुनोत्री के लिए 22,280, गंगोत्री के लिए 27,702, केदारनाथ के लिए 42,311 और बद्रीनाथ धाम के लिए 36,495 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा दिया है। चारधाम यात्रा प्रशासन ने ये जानकारी खुद साझा की है। आने वाले दिनों में तेजी से ऑनलाइन पंजीकरण बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ऋषिकेश के पशुलोक बैराज के पास गंगा की लहरों के बीच फंसे एक छात्र के लिए एसडीआरएफ देवदूत बनकर साबित हुई। 5 मार्च की अंधेरी रात में बीटेक छात्र आयुष ममगई नदी के बीच एक टापू पर फंस गया था, जहां सूचना मिलते ही निरीक्षक कविंद्र सजवान के नेतृत्व में टीम ने उफनती हुई लहरों और घने अंधेरे के बीच करीब 2 किलोमीटर तक सघन सर्च अभियान चलाया और जोखिम भरी परिस्थितियों और तेज बहाव के बावजूद एसडीआरएफ ने छात्र को सकुशल रेस्क्यू कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। साथ ही टीम की तकनीकी दक्षता और त्वरित कार्रवाई की हर तरफ सराहना की जा रही है। कल सलमान आसिफ, जो कि रुद्रप्रयाग से रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक तहरीर थाने नेहरू कॉलोनी पर दी गई। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके सिस्टर है श्रीमती कहकश आलम, जिनकी कि 19 नवंबर 2025 को शहबाज आलम, जो कि यहाँ नेहरू कॉलोनी रिस्पना कॉलोनी के रहने वाले थे, नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के, उनसे शादी हुई थी और उनके द्वारा जो है उनको इंद्रेश अस्पताल में 3 तारीख की रात्रि को इंद्रेश अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टर के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। इस तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा इसमें, क्योंकि शादी को 7 वर्ष से कम का समय हुआ था, तो इसमें जो डाउरी डेथ है हमारा धारा 82 BNS के तहत इसमें FIR पंजीकृत किया गया। देहरादून के नेहरू कॉलोनी में दहेज के खातिर एक नवविवाहिता की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया, जहां आरोपी पति शहबाज आलम ने अपनी पत्नी कहकशा का कंबल से मुंह दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी पत्नी के कम पढ़े लिखे होने और कम दहेज मिलने से वो नाराज था। हत्या को बीमारी का रूप देने की साजिश रची गई थी, लेकिन अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को धर दबोचा। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, आरोपी पति को जेल की सलाखों के पीछे भेजा।
अब बात अगली खबर की, जहां देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में होली के जश्न के बीच छेड़खानी का सनसनीखेज मामला सामने आया। राजीव नगर में रंग लगाने के बहाने दबंगों ने एक युवती के साथ अश्लील हरकतें की हैं। जब युवती और उसके दोस्त ने इसका विरोध किया तो आरोपी घर के भीतर घुस गया और परिजनों के साथ जमकर मारपीट की गई। और इतना ही नहीं, शोर मचने पर आरोपी अपने मोहल्ले से भीड़ बुला लाया और पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। अब इस घटना के बाद इलाके में तनाव है, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में अवैध मीट की दुकानों को हटाना नगर निगम के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। शहर के बाहर 58 दुकानें तैयार होने के बावजूद ज्वालापुर के रिहायशी इलाकों में धड़ल्ले से अवैध मांस बेचा जा रहा है। हालिया सर्वे में खुलासा हुआ है कि करीब 70 दुकानों में से 40 के पास फूड सेफ्टी का लाइसेंस तक नहीं है। ज्वालापुर के कस्सा बान और बकरा मार्केट में चल रहे इस अवैध कारोबार पर अब नगर निगम की सख्ती है, जहां पर अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही इन सभी दुकानों को आबादी क्षेत्रों से बाहर शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी, ये जो दुकानें हमने शिफ्ट करनी है, दुकानें हमने नगर निगम ने बनाई है, सराय में बनाई है दुकानें, 58 दुकानें, तो उन्हीं दुकानों को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। उसके लिए हमारा प्रोसेस उससे पहले ये रहेगा कि हमें जो नगर निगम के बायलॉज हैं उनमें सुधार करवाना है। तो आगामी जो बोर्ड बैठक होगी इसमें हम उसका ड्राफ्ट प्रस्तुत करेंगे, तो उसके बाद जो भी प्रक्रिया होगी इसके हिसाब से सुधार करवाते हुए दुकानों को शिफ्ट करने की कार्रवाई। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से बनाने के लिए परिवहन विभाग ने इस बार कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब हर वाहन के लिए ट्रिप कार्ड अनिवार्य होगा, जिसमें यात्रियों के साथ साथ टूर ऑपरेटर की भी पूरी जानकारी दर्ज होगी। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी वाहन मालिक ने यात्रियों से तय किराए से एक भी रुपया ज्यादा वसूल किया तो उसका परमिट तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। अब इस नई व्यवस्था का उद्देश्य फर्जीवाड़े को रोकना है, सीधे ऑपरेटर की जवाबदेही तय करना है, ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान कोई असुविधा न होने पाए। इस बार जो हमारी चारधाम यात्रा 2026 है उसको हम लोग और ट्रांसपेरेंट और सेफ बनाने के लिए हमने जो हमारा ट्रिप कार्ड जो जारी करते हैं उसमें जो ओनर होगा और जो हमारा गाड़ी का जो ड्राइवर होता है उसकी डिटेल उसमें रहेगी, लाइसेंस डिटेल उसमें रहती है, लेकिन फ़ोन नंबर भी रहेगा, जिससे अगर किसी को कोई बात कहनी है या अगर कुछ शिकायत करनी है तो उस तक पहुंच सके। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।